लास्ट टाइम हमने क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 कंप्लीट किया था। आज हम लोग चैप्टर 5 देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें। डिफॉरेस्टेशन एंड इट कॉजेज। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल-बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। जैसे हमें पता है कि हमारी अर्थ पर बहुत तरह के एनिमल्स हैं, बहुत तरह के प्लांट्स हैं, और कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ मेजर थ्रेड ऑफ सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इन डिफॉरेस्टेशन। अब जो हमारे एनिमल एंड प्लांट्स हैं, इनके सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। किस वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। We know that deforestation means cleaning of forest and using that land for other purposes. Trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below. अब हमारा डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे फॉरेस्ट है उसको क्लीन करना, उस जो लैंड हमारी फॉरेस्ट की है उसको अदर दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करना, जैसे कि प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन के लिए उस लैंड को यूज़ कर लेना, वहाँ पर घर बनाना, फैक्ट्रीज़ बना लेना, या फिर जो हमारी फॉरेस्ट से जो हमें ट्रीज से लकड़ी मिलती है वुड, उसका फर्नीचर बनाना, या फिर उसको एज अ फ्यूल यूज़ करना वुड को। कुछ हमारे नेचुरल डिफॉरेस्टेशन भी होता है, लाइक अगर हमारे फॉरेस्ट में आग लग जाती है वो नेचुरल डिफॉरेस्टेशन होगा, या फिर जो सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट हो जाता है, तो वो हमारा एक नेचुरल डिफॉरेस्टेशन होता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। The deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. अब हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से हमारी अर्थ पर क्या नुकसान होता है? एक तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऊपर से हमारा एक पॉल्यूशन बढ़ जाता है। बिकॉज अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा नहीं मिलेगा हमें, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उससे हमारा पॉल्यूशन बढ़ेगा, और पॉल्यूशन बढ़ेगा। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होगा। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर। ग्राउंड वाटर लेवल भी हमारा बहुत नीचे जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। दे वर और जो हमारा डिफॉरेस्टेशन रहता है वो हमारा नेचर जो है हमारा उसको बहुत डीबैलेंस करता है। लाइक अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स को ऑक्सीजन से ही हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन पर ही हमारी लाइफ डिपेंड है। तो अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। if cutting of trees continues, rainfall and fertility of the oil will decrease. अगर हमारी डिफॉरेस्टेशन अगर हमारा होता रहा, ट्रीज़ अगर कंटिन्यू कटते रहे, तो उससे क्या होगा? रेनफॉल और जो फर्टिलिटी है ऑयल की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। लाइक जहाँ पर ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ की मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो अगर जहाँ पर ट्रीज़ ही नहीं होंगे, जहाँ पर मिट्टी अच्छी फर्टाइल नहीं होगी, तो उससे क्या होगा? हमारी जितनी फर्टिलिटी है हमारे एक सॉइल की और रेन की, वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी। Moreover, there will be increases chances of natural calamities such as flood and drought. और इस वजह से क्या होगा? हमारी कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ भी हो जाएंगी, लाइक बाढ़ आ जाएगी या फिर सूखा पड़ जाएगा। प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. Few trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount of the atmosphere. अब क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनका जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस रहती है उसके अंदर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। बट कुछ हमारा अगर लेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमें मिलेगा तो उससे क्या होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो इससे क्या होता है, जब हमारा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो इससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है। The increase in temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce the rainfall. This cause drought. अब अगर हमारी बारिश नहीं होगी, अगर बारिश नहीं होगी और टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, तो बारिश ना होने से और टेम्परेचर अर्थ का बढ़ने से क्या होगा? वहाँ सूखा पड़ने लगेगा। लाइक रेगिस्तान जो होता है जहाँ पर सूखा पड़ने लगता है, मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है जिसके अंदर मॉइस्ट नहीं रहती है। तो अगर बारिश नहीं होगी हमारी तो उससे सूखा पड़ेगा। बारिश नहीं हो रही है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है अगर, तो उससे क्या होगा? ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है।
Deforestation is a major cause which lead to the changes in soil property. Physical property of soil get affected by plantation and vegetation. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower, hard and rocky layers. This soil has less humus and it is less fertile. Gradually, the fertile land get converted into desert. It is called desertification. ओके सो जो हमारा डिफॉरेस्टेशन रहता है इसका मेजर कॉज किस पर होता है, हमारी सॉइल की प्रॉपर्टी पर होता है. फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारी सॉइल की रहती है वो हमारी प्लांटेशन और वेजिटेशन से अफेक्ट करती है. कुछ हमारे सॉइल ऐसी रहती है जिससे हमारा सॉइल इरोशन हो जाता है. सॉइल इरोशन मतलब होता है जो सॉइल की प्रॉपर्टी रहती है वो उसकी होल्डिंग प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं. और अगर होल्डिंग प्रॉपर्टी एक सॉइल की अगर ख़त्म हो गई तो उससे क्या होगा कि जितनी ऊपर टॉप लेयर ऑफ सॉइल रहती है वो सब हमारी वॉश अप हो जाएगी. जब बारिश होगी तो सब निकल जाएगी, जिससे क्या होगा कि एक हार्ड और रॉकी लेयर हमारी सॉइल के नीचे की ऊपर आ जाएगी और वो काफ़ी लेस ह्यूमस रहती है, उसमें मॉइश इतना नहीं रहती है और काफ़ी लेस फर्टाइल रहती है वो. और जब हमारी इस तरह की कंडीशन जब आ जाती है, जब लैंड बहुत लेस फर्टाइल हो जाती है तो वो किस में धीरे धीरे कन्वर्ट होती जाती है, डेजर्ट में. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन. डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज in the water holding capacity of soil. The removal of water from the soil surface in the ground is reduced. जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि डिफॉरेस्टेशन अगर होगा तो हमारी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सॉइल की वो ख़त्म हो जाएगी. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इन द ग्राउंड इज़ रिड्यूस. और जो हमारी जो वाटर रहता है जब एक सॉइल पर जाता है तो सॉइल क्या करती है, उस वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है और वो सॉइल बिल्कुल डीप ऑफ द सॉइल चला जाता है हमारा वाटर, तो वो भी कैपेसिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी. तो जब ये हमारी कंडीशन होगी कि जब हमारी जब हमारी सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो उससे क्या होगा, फ्लड्स आने शुरू हो जाएंगे. फ्लड्स किसे बोलते हैं, बाढ़ जो होती है हमें फ्लड्स कहते हैं बाढ़ को. द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स, कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब हमारी सॉइल की दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है लाइक न्यूट्रिएंट, कंटेंट, टेक्सचर, वो सब चेंज हो जाएगा. किस वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो सब चेंज हो जाएगा. Conservation of forest and wildlife. Um, biosphere Biosphere is the part of the earth in which living organism exist or which support life. बायोस्फेयर हमारा क्या होता है, एक पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वो हमारी भी सपोर्ट करते हैं लाइफ को. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द अर्थ. बायोडाइवर्सिटी जो हमारी रहती है वे बहुत वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर, जिससे इंटर रिलेशनशिप हमारा किसके साथ होता है, इन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ होता है. हमारे अर्थ के अंदर ना हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स का भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक अलग इंपॉर्टेंट रोल है. कुछ एनिमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ह्यूमंस का तो इंपॉर्टेंट रोल है ही. तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस का ही एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है हमारी अर्थ को चलाने के लिए, बट जो दूसरी चीज़ें हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल, ऑर्गेनिजम्स, अंडर सी एनिमल्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए. टू प्रोटेक्ट आर फ्लोरा एंड फोना हम एनिमल्स और प्लांट्स को कहते हैं. टू प्रोटेक्ट आर फ्लोरा एंड फोना देयर हैबिटेट प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोडाइवर्सिटी रिजर्व हैव बीन इनमार्क्ड. प्लांटेशन, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, फीलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पॉचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर. अब क्या होता है कि जब हमारे जो फ्लोरा एंड फोना है, लाइक कुछ तरह के एनिमल और प्लांट्स इस तरह के होते हैं कि उनकी जो जितनी हैबिटेट है वो बहुत ख़त्म हो रही हैं. क्योंकि जब डिफॉरेस्टेशन होता है, जब प्लांट्स कटते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ तरह के एनिमल की एक वैरायटी होती है, कुछ प्लांट्स की वैरायटी होती है, जिसकी वजह से वो लोग उन्हें उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर वो लोग मर जाते हैं. ऐसे धीरे धीरे करते करते जब सारे उस तरह के एनिमल मर जाते हैं तो उनकी जो हैबिटेट होती है, जो उनकी वैरायटी होती है, वो पूरी तरह से ख़त्म होती है. तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाती है. उन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पर क्या होता है कि हम जो बहुत ही
जो ऐसे प्लांट्स और एनिमल हैं जो ख़त्म हो रहे हैं उनको वहाँ पे वो रिज़र्व करके रखती है। जैसे प्लांटेशन वहाँ पर उस चीज़ का करती है, कल्टीवेशन करती है, ग्रेजिंग करती है, फिलिंग ऑफ ट्रीज़, हंटिंग, इस तरह का सब चीज़ें वो वहाँ पर रखती है। बिल्कुल जंगल जैसा होता है, बट वहाँ पर जो हमारा जितने भी हंटिंग और इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब प्रोहिबिटेड रहती हैं उस एरिया में। और उस एरियाज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ बोलते हैं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू दैम एंड देयर हैबिटेट। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो एनिमल्स की और जो प्लांट की हैबिटेट ख़त्म होती है, हैबिटेट्स मतलब होता है प्रजाति। तो जिस एनिमल और प्लांट की प्रजाति ख़त्म होती है तो वो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं उसके लिए, जहाँ पर वो लोग प्रोटेक्ट रहते हैं और उन्हें कोई भी डिस्टर्बेंस से वो लोग बहुत दूर रहते हैं और उनकी जितनी भी हैबिटेट रहती है वो सब वहाँ पे सेफ रहती है। अब नेशनल पार्क क्या होता है? एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेशनल पार्क में क्या होता है कि कुछ तरह के एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जिनका इन्वायरमेंट में रहने का कुछ अलग तरीका होता है। अगर एक प्लांट है उसको कुछ अलग तरह की सनलाइट, वाटर और जो भी उसको प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं वो एक अलग तरह की होती हैं। हर एक प्लांट की एक अलग तरह की ग्रो होने के लिए, सर्वाइवल होने के लिए एक अलग तरह की उसको प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं। वैसे ही एनिमल्स के साथ भी होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल पार्क्स बनाती है जहाँ पर वो लोग वाइल्ड लाइफ को रखते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब होता है एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करते हैं वहाँ पर जहाँ पर वो फ्रीली रहते हैं। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज रहते हैं वो उनको सब नेचुरल रिसोर्सेज उनको मिलते हैं। Biosphere Reserve, large areas of protected land for conservation of wildlife, plants, animal resources and traditional life of the tribal living in this area. अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एनिमल नेशनल पार्क से ये थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़ा लैंड, लार्ज एरिया होता है जहाँ पर हम लैंड को रिजर्व करते हैं। प्रोटेक्टेड लैंड होता है वहाँ पर जहाँ पर वाइल्ड लाइफ होती है, एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ होती है, प्लांट्स होते हैं और कुछ इस तरह की ट्राइब्स भी वहाँ पर उस एरिया में रहती हैं। ट्राइब्स हमारे जैसे आदिवासी जो लोग रहते हैं वो लोग भी, उस ट्राइब्स के जो लोग रहते हैं वो भी उस एरिया में रहते हैं। तो जो हमारा बायोस्फीयर है ये बहुत सारी प्लांट्स, एनिमल और ट्राइबल्स के लिए ये बहुत प्रोटेक्टेड एरिया होता है। बायोस्फीयर रिजर्व, Biosphere reserve are the area meant for conservation of biodiversity. As you are aware that biodiversity is the variety of plants, animal and microorganisms generally found in an area. बायोस्फीयर रिजर्व जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि वहाँ पर हम लोग वाइल्ड लाइफ को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमल्स को, प्लांट्स को और बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें इस एरिया में मिलते हैं। The Biosphere Reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area. और जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व रहता है वो हमें किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, हेल्प करने के लिए बनता है, बायोडाइवर्सिटी का कल्चर, और उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग इस तरह का एरिया बनाते हैं। A biosphere reserve may also contain other protected areas in it. The Panchmari Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuary named Bori and Pachmari. अब पंचमढ़ी में जो हमारी सतपुरा हिल्स है वहाँ पर भी एक अलग तरह का नेशनल पार्क बना हुआ है। उस नेशनल पार्क का नाम भी सतपुरा ही है और वहाँ पर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक बोरी और एक पंचमढ़ी। पंचमढ़ी एक मध्य प्रदेश का एक एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल विलेजेस हैं, जंगल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप प्लीज़ पंचमढ़ी जाना, बिकॉज़ वहाँ की जो ऑक्सीजन, वहाँ की जो क्लीनिनेस, वहाँ की जो एक सूदिंग एयर है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग करती है आपकी ओवरऑल बॉडी को। ये पंचमढ़ी का मैप है। जैसे बोरी यहाँ पर है, हमारा बोरी सेंचुरी, पंचमढ़ी सेंचुरी यहाँ पर है। तो इस तरह का पूरा हमारा मैप है। फ्लोरा एंड फोना। सो फ्लोरा एंड फोना हमारा क्या होता है? The plants and animal found in particular area are termed as flora and fauna respective to their area. ओके, सो जो हमारे प्लांट्स और एनिमल रहते हैं अगर वो कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही जो मिलते हैं हमें
उनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरा एंड फौना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे कैमल्स रहते हैं वो सिर्फ हमें राजस्थान में मिलते हैं, बिकॉज कैमल जो है एक ऐसा एनिमल है जो बहुत हॉट टेम्परेचर में सर्वाइव करता है। कुछ हमारे एनिमल्स जैसे हमारा वाइट पैंडा, बियर्स हमारे जो रहते हैं ये हमें कोल्ड एरियाज़ में मिलते हैं। तो जिस तरह का एनिमल होता है, जिस तरह से इन्वायरमेंट होता है, वहाँ का वेदर क्लाइमेट होता है, उस तरह के वहाँ के एनिमल्स होते हैं। और वैसे ही प्लांट्स के साथ भी होता है। जो हमारा कैक्टस रहता है वो हमें राजस्थान की गरम गरम जो होती है वहाँ का टेम्परेचर उसमें मिलता है। वैसे ही एप्पल का जो ट्री होता है वो हमें नॉर्थ में कश्मीर में मिलता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, जब पर्टिकुलर एरिया से कुछ एनिमल और प्लांट्स बिलोंग करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोरा एंड फौना। अब यहाँ पर कुछ तरह के एनिमल्स और प्लांट्स यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का पार्ट 2 होगा, मैं उसके अंदर बाकी इसके आगे का चैप्टर बढ़ाऊँगी। अगर मैं आज ही सब कवर कर लूँगी तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और फिर आपको भी पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्ब होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका पार्ट 2 में इसके आगे का यहाँ से पढ़ाऊँगी चैप्टर एंडोपिक स्पीसीज से हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।